तो यहाँ पर वकील, आरोपियों के वकील आकर कह रहे हैं कि 15 साल लगे कुल मिलाकर, और बहुत बड़ा एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी। बड़ी चार्जशीट इसमें फाइल की गई थी। पहले एमसीओसीए लगाया गया था, उसके बाद में एमसीओसीए हटा, उसके बाद दोबारा हाईकोर्ट ने उसको रीइंस्टेट किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एमसीओसीए हटाया, यूएपीए के सेक्शंस इसमें लगाए गए थे, और लंबे समय तक यह केस चलता रहा, क्योंकि एनआईए को ट्रांसफर होने के बाद एनआईए ने इस केस में से कई आरोपियों के खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है यह कहने की कोशिश की, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जिनके पास बाइक मिली है उनके खिलाफ केस चलेगा। खुद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाकर इस केस से बरी करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल पूरी होनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ट्रायल कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात इस जजमेंट के बाद कही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अदालत में जज ने इस मामले पर और जो उनका जजमेंट है वो प्रोनाउंस करते समय, फैसला सुनाते समय उन्होंने ये सब साफ शब्दों में कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी लंबी लड़ाई छिड़ी थी। कांग्रेस के कई कुछ नेताओं की तरफ से आरोप किया गया था, हिंदू टेरर मॉड्यूल का शब्द का इस्तेमाल किया गया था, हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कहीं ना कहीं इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल को काउंटर करने की पॉलिटिकल कोशिश यहां पर चल रही थी। ऋत्विक भालेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ी बात अदालत में आज कही गई है, जज ने जब इस पूरे मामले की सुनवाई के वक्त और उसके बाद आज जब इस पर फैसला सुनाया, तब उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यह एक बहुत बड़ी बात है। ऋत्विक जी बिल्कुल, जज ने अपने फैसले के अंतिमतः ये बात कही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म जो है वो आतंकवाद की पैरवी नहीं कर सकता। और ये फैसले के अंतिमतः कही गई बात ये साफ करता है कि चाहे उसे सैफरन टेरर या भगवा आतंकवाद कहा जाए या तो फिर हरा आतंकवाद कहा जाए, लेकिन ऐसे किसी भी धर्म के साथ जो है वो आतंकवाद जोड़ना बिल्कुल सरासर गलत है। ये जज अपने फैसले में यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये जरूरी है, हालांकि समीर कुलकर्णी जो आरोपी है वो बाहर आते वक्त उन्होंने हाथ जोड़कर कहीं ना कहीं इस फैसले का स्वीकार किया है, और उन्होंने कहा कि 17 साल तक ये लड़ाई जारी रही, लेकिन अब जाकर फैसला जो अंतिम फैसला आया है उसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की है, वो अब खुश है, ये उनका कहना है। कुछ ही समय में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो इसी गेट नंबर 3 से बाहर निकलेगी, जहां पर मैं फिलहाल खड़ा हूं। बस प्रतीक्षा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि आरोपी नंबर 1 थी इस मालेगांव बम धमाके में, वो आकर पहली प्रतिक्रिया क्या सच्चाई सामने आई है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि एक हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आपको लगता है कि आज वो बात सही हो गई? देखो, ये सही है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, और आतंकवादी जो बन रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई ताकत खड़ी रहती है, इसीलिए आतंकवादी बन रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए इसमें पीयूष मिश्रा आज तक बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बड़ा फैसला आया है एनआईए कोर्ट का, सभी आरोपी बरी हो गए हैं, इसमें प्रज्ञा ठाकुर भी है, इसके अलावा और भी 7 आरोपी। तो नरेश मस्के शिवसेना के सांसद यहां पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश इस पूरे मामले से की गई थी। हालांकि एटीएस चीफ करकरे उसके कुछ ही महीने के बाद मुंबई में जो टेरर अटैक हुए थे उसमें शहीद हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ आज आखिरकार उन्होंने जिस केस पर काम किया था उसका फैसला यहां पर आया हुआ है। सुनते हैं कि और कुछ प्रतिक्रिया इस बात को लेकर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जो कि पहले रखे गए। मैं बहुत आज मैं बधाई देता हूं कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और अन्य लोगों को जिनके साथ न्याय हुआ है। हमारे गृह मंत्री ने अभी कल ही पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव गढ़ा भगवा आतंकवाद, और पहले तो थ्योरी थी लेकिन यहाँ इन्होंने सिद्ध करके उनको फर्जी केस में फंसाया। 26/11 का मैं बार एग्जाम्पल देता हूँ, 3 दिन से चला था। अगर उसी समय कार्रवाई हो गई होती तो ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं पड़ती, और जहाँ कसाब जिंदा पकड़ा गया
वहाँ पर कांग्रेसी नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, के रहमान साहब यहाँ 2 बार डिप्टी चेयरमैन रहे, और AR अंतोले साहब, इन लोगों ने कहा नहीं नहीं पाकिस्तान का खात नहीं है, क्लीन चिट दिया। और एक पुस्तक लिखाई अजीज बरनी सहारा एडिटर से कि ये जो है 26/11 RSS की साजिश, पुस्तक लिखाई गई RSS की साजिश 26/11, और उसका विमोचन माननीय दिग्विजय सिंह ने किया था मुंबई में और दिल्ली में किया था। तो ये नैरेटिव इनका चलता रहा और उसी नैरेटिव के तहत निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। आज न्याय मिल गया। आज हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, उस पर मुहर लग गई है। भगवा आतंकवाद को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष, बीजेपी नेता ब्रिजलाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मालेगांव ब्लास्ट या केसचे रेकॉर्ड होते हे सुप्रीम कोर्टमध्ये पाठवले गेले होते आणि त्या ठिकाणी वेगवेगळे आरोपींचे वेगवेगळे अर्ज होते। मोका डिस्चार्जसाठी होता, UAPS साठी होता, अशा वेगवेगळ्या कारणाने ते होतं आणि त्यानंतर त्यामुळे ही केस डिले झाली। थँक्यू सर। थँक्यू सर। भाग्यश्री नाही बाजूला बाबा रे भाग्यश्री तुझा बूम। तो चलिए सेशंस कोर्ट के बाद ये गहमा गहमी, कुल मिलाकर वकील ये कह रहे हैं कि इतना लंबा ये केस क्यों चला और उसको लेकर आखिरकार उनका 17 साल के बाद ये फैसला आता है, क्योंकि पहले मकोका कोर्ट के सामने ये मामला चल रहा था। NIA के पास ये केस ट्रांसफर होने के बाद मुंबई के सेशंस कोर्ट में जो NIA की अदालत है वहां पर ये मामला चल रहा था। एक बार फिर संक्षेप में नजर डालते हैं कि आखिरकार अदालत में क्या क्या हुआ है, आखिरकार बड़ी बातें जो अदालत में कही गई है। एक बार फिर आप अक्यूज जो इसमें थे, आरोपी थे, उन पर जरा नजर डालिएगा, आपको पता चलेगा कि कौन कौन इस पूरे मामले को लेकर अक्यूज थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्यूज नंबर 1 बरी कर दी गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, जिन पर आरोप था कि RDX इस पूरे हमले के लिए उपलब्ध कराना, उसकी उपलब्धता कराना, उनको भी बरी कर दिया गया है। उसके साथ साथ समीर कुलकर्णी, इस पूरे मामले में उन पर यह आरोप था कि कॉन्स्पिरेसी रचना और उसके साथ साथ पैसे मुहैया कराना। अजय राहिरकर, उनको भी इसमें बरी कर दिया गया है। सुधाकर चतुर्वेदी, इन पर भी आरोप था कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल थे, उनको भी बरी कर दिया गया। 7 आरोपी आखिर में बचे थे 11 में से। 7 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी बातें अदालत में आज क्या हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ अदालत ने क्या कहा है? कहा है कि नो एविडेंस दैट पुरोहित ब्रॉट द RDX। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने RDX मुहैया कराया, उसका कोई भी सबूत, कंक्लूसिव सबूत ATS के तरफ से नहीं रखा गया, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, NIA की तरफ से नहीं रखा गया। नो एविडेंस दैट पुरोहित असेंबल्ड द बॉम्ब। वो बॉम्ब बनाने में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की भूमिका थी, यह भी NIA साबित नहीं कर पाया। नो एविडेंस रिगार्डिंग हु पार्क द व्हीकल। जो मोटर बाइक पे जो ब्लास्ट हुआ था, वो मोटर बाइक किसने वहां पर लगाई थी, उसका भी कोई भी सबूत, कंक्लूसिव सबूत NIA के तरफ से इसमें नहीं रखा गया, क्योंकि NIA इस मामले को चला रहा था। नो एविडेंस अबाउट हु पेल्टेड स्टोन्स। किसने वहां पर पथराव भी हुआ था, उसके बारे में भी कोई स्पेसिफिकली बातें नहीं रख पाई है। किसने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया वहां पर ब्लास्ट के बाद में, ब्लास्ट की वजह से, उसका भी कंक्लूसिव सबूत नहीं रख पाया है। कई सारी और चीजें हैं। पंचनामा ठीक से नहीं हो पाया है, वो भी उसमें रखा गया है। और उसके साथ साथ नो एविडेंस अगेंस्ट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अबाउट ओनरशिप ऑफ द व्हीकल, क्योंकि उस मोटर बाइक दरअसल नाम पर थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि वो किलसांगरा, जो एक और एक आरोपी इस मामले में थे, जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, उसके बारे में किसकी वो बाइक थी, किसके साथ वो बाइक रही थी तब तक, इसके बारे में भी कोई भी स्पेसिफिक जानकारी नहीं रख पाए। हमारे साथ में ऋत्विक बालेकर इस वक्त मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ ऋत्विक जाने के पहले एक आखिर में एक छोटा सा कोट जो अदालत की तरफ से कहा गया है कि एक तो आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता है, और उसके आगे उन्होंने कहा है कि देयर माइट बी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बट इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय द एविडेंस। एक बहुत बड़ा नैरेटिव इसके पीछे साफ नजर आता है, लेकिन कोर्ट की भाषा में कंक्लूसिव एविडेंस भी होना चाहिए। जिस तरीके का यह केस खोला गया, उसके वजह से शक जरूर पैदा होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एविडेंस के आधार पर हम उस पर जाएंगे।